Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और उसके टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है ना? देखो ध्यान से, कनेक्टिव टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन था यानी ओवरऑल जो एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन था वो मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन के वीडियो में डिस्कस कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे। और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लंबा भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इसे ना मैं 2 वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है? एक ये, एक इसके बाद वाला, ठीक है? अब देखो समझोगे इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से। ऑलरेडी आपको टाइप्स पता है, ठीक है ना? कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स होते हैं ना 3 बेसिकली, वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अगर जेली लाइक हो, फिर दूसरा फ्लूइड वाला हो और तीसरा तुम्हारा सॉलिड वाला हो, फिर उसमें भी टाइप्स आते हैं। क्लियर है ना? तो आज जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ना हम लोग, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो जेली लाइक मैट्रिक्स होते हैं ना, जिसमें एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस पढ़ने थे, तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसे डिस्कस करने के पहले हम ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के बारे में समझेंगे। तो अभी जो यहाँ पे मैं बताऊंगा वो ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू का होगा, उसमें किसी प्रॉपर को मैं नहीं बता रहा हूँ। जब मैं टाइप्स करूंगा तो फिर किसी एक को प्रॉपरली बताऊंगा, यानी सीक्वेंस में बताऊंगा एक एक करके। अभी क्या है, तो अभी ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, लिखते चलोगे साथ साथ। इट इज ऑल्सो एन एनिमल टिश्यू in which living cells are embedded in मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैट्रिक्स क्या होता है सर। मैट्रिक्स बेसिकली अलग अलग टाइप्स के होंगे, सेल्स भी अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू के। डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो अभी मैट्रिक्स भी अलग होंगे और साथ ही साथ सेल्स भी अलग होंगे। सो बेसिकली ये एक एनिमल टिश्यू है जिसमें कि क्या होंगे, जो लिविंग सेल्स होंगे ना वो मैट्रिक्स में ही प्रेजेंट होंगे, उसी में एम्बेडेड फॉर्म में होगा, ठीक है ना? दूसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो इसमें कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है एनिमल बॉडी का। यानी इस तरीके से लिख लो, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। एनिमल्स में ये सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है? अगर परसेंटेज की बात की जाए ना हमारे बॉडी में कौन सा टिश्यू सबसे ज्यादा है, सो दैट विल बी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझोगे, ये मैट्रिक्स और सेल्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इस तरीके से लिख लेना, द लिविंग सेल्स एंड मैट्रिक्स आर डिफरेंट in different types of connective tissue। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स और जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, तो अलग अलग होंगे। इतना चीज क्लियर हुआ? यानी डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स भी अलग होंगे और मैट्रिक्स भी अलग होंगे। क्या क्या होंगे वो तो पढ़ेंगे ना एक एक करके हम लोग, ठीक है? इसके बाद एक पॉइंट और लिख लोगे, the matrix found in animal tissue, सॉरी एनिमल नहीं, कनेक्टिव टिश्यू लिखो इसमें, found in connective tissue में भी, देखो ये जेली लाइक हो सकता है, कॉमा फ्लूइड हो सकता है, या ये हार्ड यानी सॉलिड हो सकता है। तो 3 तरह के इसमें मैट्रिक्स मिलेंगे तुम्हें, और मैट्रिक्स के ही आधार पे तो हम इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब इतना समझ गए, इसके बाद क्या करो, कनेक्टिव टिश्यू का ओवरऑल फंक्शन भी लिखो, ठीक है ना? यानी किसी प्रॉपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, हम
ओवरऑल देखेंगे ना कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में कर क्या रहा है, ठीक है, ओवरऑल देख रहे हैं, सारे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, किसी एक को नहीं पढ़ रहे हैं अभी, एक को पढ़ेंगे जब मैं क्लासिफाई करके बताऊंगा तो। सो यहाँ पे सिंपली लिख लोगे फंक्शन। तो पहला फंक्शन लिखोगे यहाँ पे, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग कॉमा बाइंडिंग। देखो ये कनेक्ट करता है, बाइंड करता है एंड सपोर्टिंग, और सपोर्ट करता है द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है, या फिर उसे सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम चाहो तो लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इट कनेक्ट्स बोन विथ बोन, बोन को बोन के साथ जोड़ता है, ठीक है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ। कौन है जो जोड़ता है वो तो पढ़ लेंगे हम लोग थोड़ी देर आगे, जब इसके टाइप्स में जाएंगे ना तो वहां पे ये भी पढ़ेंगे कि कौन आखिर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो ये काम करता है, अभी तो ओवरऑल देख रहे हैं। दूसरा देखो, बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है, बोन टू मसल। तीसरा देख लो आप चाहो तो मसल को स्किन के साथ भी तो जोड़ता है ना, मसल टू स्किन, ठीक है, ईटीसी लिखो। तो ये सब काम करने का ये मतलब ये सब में हेल्प करता है, ठीक है ना। आगे समझो, कुछ कुछ कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क भी तो प्रोवाइड करता है ना। फॉर एग्जाम्पल बोन एंड कार्टिलेज जो सॉलिड वाले होते हैं, ठीक है, तो उसे भी फंक्शन में ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। हाँ, अभी हम लोग फंक्शन ही देख रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का, कंफ्यूज नहीं होगे। चलो देखना, तो नेक्स्ट देख लोगे फंक्शन। फंक्शन में ही हम लोग इस तरीके से लिख लो, सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, तो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क टू अवर बॉडी या एनिमल बॉडी। एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एनिमल बॉडी लिख लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी तो एनिमल ही है ना। अब देखो ध्यान से, तो फ्रेमवर्क का मतलब समझ रहे हो ना, एक ढांचा प्रोवाइड करता है, जिससे कि देखो मेरे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है, हर एनिमल का एक अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ बोन। अगर इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि बोन ही ना हो, सो मैं मेरा ये स्ट्रक्चर रह पाएगा नहीं, मैं तो ऐसे मतलब बैठ जाऊंगा, समेट लोगे ऐसे करके, है ना, सिर्फ मसल्स या मांस वगैरह होंगे तो, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखो इसके साथ साथ समझना, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी तो है ना हमारे बॉडी में, ब्लड, जो कि क्या कर रहा है, डिफरेंट चीजों को जहां पहुंचना है ना वहां पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि वो इंटरनली, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नली की तो बात ही नहीं करेंगे ब्लड में, इंटरनली बॉडी को ना वो सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर सेल को ग्लूकोज चाहिए, कौन पहुंचा रहा है, ब्लड। कहाँ से पहुंचा रहा है वो तो बात अलग है, कि डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर उसको वहां से एब्जॉर्ब करके पहुंचा दिया, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, तो ब्लड ही ना हेल्प कर रहा है। हमारे बॉडी में भी जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसे भी तो बाहर निकालना है ना, नहीं तो फिर बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, तो ब्लड ही तो हेल्प कर रहा है, तो वो भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसे भी लिख लोगे पॉइंट बना के, इसको इस तरीके से लिख लोगे, some of the connective tissue forms internal support system to the body, internal support system to the body by providing क्या, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से लिख लो, ऑक्सीजन एंड nutrients and
and also removing the waste product. तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बेसिकली ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी तो ब्लड पढ़ेंगे ना हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस ये मतलब एक तरह से समझ लो डेमो है, ठीक है, ओवरऑल बस देख रहे हैं ना हम लोग, इसके बाद फिर उसको करेंगे ना, डिटेलिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करते हैं हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो लिखोगे बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का कौन सा नेचर है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस? नहीं, गैस नहीं, जेली लाइक, है ना। सॉलिड लिक्विड बोलते हैं ना तो बच्चे लगातार गैस बोल देते हैं, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस एक साथ लगता है ना, यहाँ पे गैस नहीं होगा, जेली लाइक होगा, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैट्रिक्स सॉरी, connective tissue is divided into क्या, तो 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के डिवाइड हो गए हैं। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ नीचे, यहाँ पे मैं उसके टाइप्स लिख दूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे तीनों टाइप्स लिख लोगे। सबसे पहला जो है तुम्हारा वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में क्या होगा, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होंगे वो होंगे जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा लिख लोगे, द सेकेंड वन इज, अच्छा हाँ एक चीज, आज हम लोग सिर्फ यही पढ़ेंगे, द फर्स्ट वन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अगर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में कौन कौन आएगा, आप सोच के बताओ, ठीक है ना। चलो जब तक मैं लिखता हूँ आप सोचोगे, फिर मैं बताता हूँ। तो दूसरा है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा तुम्हारे, तो फ्लूइड मैट्रिक्स होंगे यानी लिक्विड मैट्रिक्स होंगे, ठीक है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज skeletal connective tissue, skeletal connective टिश्यू, या इसे सपोर्टिंग भी बोलते हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तो सॉलिड मैट्रिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें मैट्रिक्स कैसा है, तो सॉलिड है, ठीक है। हाँ, तो देखो ध्यान से, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में मैंने पूछा था कौन कौन आएंगे, तो यहाँ पे आए 3 आएंगे, एरियोलर, एडिपोज एंड फाइब्रस, ठीक है। और आज हम लोग सिर्फ इसी को पढ़ेंगे। अगर पूरा इस वीडियो में पढ़ना शुरू कर दिया ना हमने, तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे पढ़ के। कोई नहीं, पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसे नोट करो, मैं पूरा ही इरेज करूंगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को डिटेल में यहाँ पे शुरू करूंगा। मैं साइड हो जाता हूँ, चलो ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ अब। देखो एक चीज, अगर आपको लिखने का अगर टाइम ना मिले ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। फोन में ऑप्शंस तो होते होंगे ना स्क्रीनशॉट का, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और वहां पे बाद में लिख लिया करो उसे, जब मैं पढ़ाऊँ उस समय। देखो मेन चीज होता है समझना। अगर तुम कॉपी भर लेते हो और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ में ही नहीं आता है, सिर्फ कॉपी भर लेते हो, सिर्फ नोट्स तैयार कर लेते हो। बहुत सारे बच्चों का तो ये आदत होता है ना कि बने बनाए नोट्स मांगते हैं, वो तो सबसे गंदा आदत होता है। कभी भी दूसरे का नोट्स मत पढ़ो ना, अपना नोट्स बनाओ। अपना नोट्स बनाओगे ना तो उसमें जैसे तुम देखोगे ना एग्जामिनेशन के कुछ समय पहले या कुछ दिन पहले, तो सिर्फ देखने से ही तुम्हें सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी मेमोरी में, लेकिन दूसरे के नोट्स से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आ रहा समझ में? अपना नोट्स अपना ही होता है भाई, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा था, और सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ बोर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ बोर्ड पढ़ना होता ना, तो ये टिश्यू का जो चैप्टर है ना मुश्किल से 3 से 4 दिनों का है,
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मुश्किल से 3 से 4 दिनों में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर देता। वैसे मैं एनसीईआरटी भी करवाऊंगा उन लोगों के लिए जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना पसंद करते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे जब आए हो तो डिटेल में पढ़ना सीखो। चलो ये बात हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल करेंगे, ठीक है ना। सो हेडिंग डाल दोगे आप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, तो लिखोगे इसमें सबसे पहला पॉइंट, इट इज ए टाइप ऑफ connective tissue having, सबसे पहला पॉइंट तो यही आएगा ना, having jelly like matrix, jelly like matrix consists of different types of फाइबर्स। तो इस मैट्रिक्स में क्या होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होंगे। कौन कौन से फाइबर होंगे वो यहीं पे लिख लो। द फर्स्ट वन इज वाइट कोलेजन फाइबर, ये सब नाम याद रखोगे। द सेकेंड वन इज येलो इलास्टीन फाइबर एंड द थर्ड वन इज रेटिकुलर फाइबर। ठीक है, तो ये 3 तरह के फाइबर तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में देखने को मिल सकता है। अच्छा देखो, एरियोलर में मिलेगा, एडिपोज में मिलेगा या फिर फाइब्रस में मिलेगा, ये अभी मैंने नहीं बताया है, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसे आगे चल के। अभी बेसिकली हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर देख रहे हैं, अभी इसके भी तो टाइप्स होंगे ना। अच्छा, इसमें देखो एक तो मैट्रिक्स हो गया हमारा, मैट्रिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, द सेकेंड वन इज यहाँ पे लिविंग सेल्स भी तो होंगे ना। सो दूसरा पॉइंट लिख लेना, the living cells present in connective tissue proper, मैं CT proper लिख दूं, connective tissue proper में भी देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा मास्ट सेल हो सकता है, मैक्रोफेज हो सकता है, एक मिनट, मैक्रोफेजेस हो सकता है, लिम्फोसाइट हो सकता है, क्लियर है ना। तो ये सब सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में, ठीक है ना। अब देखो इसके भी टाइप्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के भी टाइप्स होते हैं। अब उन्हीं टाइप्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स लिख लो, है ना, ऐसे लिख लेना, CT प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज ऑफ 3 टाइप्स। तीनों हो गए ना, तीनों का नाम लिख लो जल्दी से। The first one is areolar, the second one is adipose, the third one is fibrous। तो इतना समझ में आ गया आपको। यहाँ पे देखो मास्ट सेल हो गया, मैक्रोफेज हो गया, लिम्फोसाइट, यहाँ पे 3 तरह के फाइबर्स प्रेजेंट होंगे मैट्रिक्स में, ठीक है ना, वाइट कोलेजन, येलो इलास्टिन, रेटिकुलर फाइबर। यहाँ पे तुम्हारे सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइड। एक यहाँ पे और भी होता है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट होता है, तो उसे भी लिख लेना, यहीं पे लिख लेना, ठीक है ना। और ये 3 तरह के हो गए तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप। इसमें भी देखो, इसमें भी समझना, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कहीं कहीं ना तुम्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू लिखेगा और डेंस कनेक्टिव टिश्यू लिखेगा, यानी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बेसिकली। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर ऐसे करके भी कहीं कहीं दे देता है। तो वो देखो कुछ है नहीं, सीधा सा मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों को बोलते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, आ रहा समझ में। और दिस वन इज कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ऐसा समझ में ना इतना। तो यही बेसिकली होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में। ये कहीं कहीं बुक में आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर कहीं लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर दे रखा है, दैट मीन्स वो एरियोलर और एडिपोज की बात कर रहा है, ठीक है ना।
और अगर फाइब्रस दे रखा है सो दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, तो डेंस की बात कर रहा है। इतना समझ में आया आपको? हाँ। अब देखो क्या करना है हमें। अब क्या करना है ना कि इन तीनों को पढ़ेंगे एक एक करके। यानी सबसे पहले एरियोलर को उठाएंगे, फिर एडिपोज को, और फिर फाइब्रस को, और इसी के साथ आज का क्लास खत्म करेंगे। बस यही तीन पढ़ने हैं हमें, ठीक है? तो जल्दी से इसे नोट कर लो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को, और इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। तो नोट करो पहले, फिर मैं इरेज करता हूँ। मैं देखो मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी से इसे नोट कर लो आप, ठीक है ना? मैं चलो इरेज कर देता हूँ अब। देखो एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो देखो फिर से वही बोल रहा हूँ, हम लोग फाउंडेशन में है तो थोड़ा सा ज़्यादा तो होगा, ठीक है ना? तो डरना नहीं है, आपको समझने का कोशिश करना है। एक बार में नहीं समझ में आए दूसरी बार सब कोशिश करना है। आपको अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट छोड़ सकते हो, मैं जब लाइव आऊँगा तो उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है ना? और साथ ही साथ जिन लोगों को बिल्कुल ही डर लगता है कि नहीं इतना मुझे पढ़ना ही नहीं है, आगे जाके बायो लेना ही नहीं है, ऐसे भी तो लोग होते हैं ना बहुत सारे, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ मैं एनसीईआरटी सीरीज भी करवा दूंगा, ठीक है? तो आप वेट कर लो, और तो कुछ कर भी नहीं सकते हो। चलो, सो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? तो हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे, नहीं, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, या सिंपली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही लिख लो। तो इसमें लिखोगे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे? इस तरीके से लिख लो, इट इज द मोस्ट वाइडली spreaded tissue in एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में देखो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में भी मतलब कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज्यादा कौन है, तो एरियोलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अच्छा देखो, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या था, लूज था या डेंस था, पहले ये समझो, ठीक है? तो यहाँ पे याद करना ये क्या था, तो लूज था। नहीं, अब यहाँ पे जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ना, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब देखो, लूज और डेंस ऐसे समझो। लूज मतलब थोड़ा ढीला हो गया, डेंस मतलब समझ लो कि स्टिफ हो गया, टाइट हो गया, ऐसे समझो। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है ना, बेसिकली लूज वाले में जो मैट्रिक्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम होता है। लेकिन यही अगर डेंस की बात करोगे तो डेंस वाले में जो मैट्रिक्स होगा, सॉरी, मैट्रिक्स जो होगा वो कम होगा, और जो फाइबर्स होंगे वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसे आप याद रखोगे, ठीक है ना? कि लूज वाले में मैट्रिक्स कम, फाइबर्स सॉरी मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर कम, क्योंकि लूज है ना तो मैट्रिक्स बेसिकली प्रेजेंट होगा और फाइबर कम प्रेजेंट होगा। फाइबर ज्यादा होगा तब तो फिर वो डेंस हो जाएगा, ठीक है ना? और डेंस वाले में फाइबर ज्यादा होगा, मैट्रिक्स कम होगा, इसे बेसिकली याद रखना। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? इट कंसिस्ट ऑफ irregular shaped cells and two different types of fibers। यहाँ पे इसके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मतलब इरेगुलर शेप के होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं अभी पढ़ेंगे हम। और दो तरह के फाइबर्स होते हैं, कौन कौन होगा, तो वही व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिन फाइबर। क्लियर है ना? अब देखो इसके बाद समझना है यहाँ पे, इसके बाद देखो सेल्स की बात करेंगे हम, है ना? तो इसे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, द सेल्स विच फॉर्म या विच इज प्रेजेंट इन, ऐसे लिख लो, विच इज प्रेजेंट इन क्या, एरियोलर ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। और कौन कौन से हैं भाई? तो सबसे पहला है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट। सो फाइब्रोब्लास्ट का यहाँ पे फंक्शन लिख लोगे, ठीक है ना? फंक्शन लिख लोगे बस इसका। सो इस तरीके से लिख लो, दे हेल्प इन
formation of white collagen and yellow elastin fiber। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये दोनों फाइबर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ भी येलो इलास्टिन फाइबर। तो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है ना। द सेकेंड, अब क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे हम लोग, द सेकेंड लिविंग सेल विच इज प्रेजेंट इन एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो उसका नाम है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट के बाद लिख लो माइक्रोफेजेस, ठीक है ना। इसमें लिख लोगे ऐसे लिख लो, दे हेल्प इन इनगल्फिंग, इनगल्फ मीन्स निगल जाना, ठीक है ना। दे हेल्प इन इनगल्फिंग बैक्टीरियाज एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे एक्चुअली माइक्रो हो गया, नहीं मैक्रो लिखा था ना मैंने पीछे, मैक्रो ही होता है बेसिकली, कंफ्यूज नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने माइक्रो लिख दिया था। तो ये समझ में आ गया, दे हेल्प इन इंगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये एक तरह से हमें इन्फेक्शन से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा। द लास्ट वन, तीसरा क्या लिखोगे, मास्ट सेल। देखो 3 सेल आए थे ना, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल। सो यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या, मास्ट सेल आ गया। तो इसमें लिख लोगे एक पॉइंट, इसमें एक पॉइंट लिख लेना, ऐसे लिख लो, इट सिक्रीट्स हेपेरिन which help in ब्लड क्लॉटिंग। मतलब क्या हुआ, ये एक सब्सटेंस निकालेगा जिसका नाम क्या है, हेपेरिन, जो कि एक तरह से प्रोटीन है बेसिकली, जो कि क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। देखो ब्लड क्लॉटिंग अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ाऊंगा ब्लड में, ठीक है, थोड़ा सा वो भी। ब्लड क्लॉटिंग बेसिकली आगे जाके पढ़ना है। ब्लड क्लॉटिंग में ना अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड को क्लॉट करने के लिए, तो वो सब पढ़ोगे आप बाद में, जिसमें से हेपेरिन नाम का एक सब्सटेंस भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे लिख लेना, इसी में एक पॉइंट लिख लोगे, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस में भी इसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और उसके ये तीनों लिविंग सेल्स जो कि इस टिश्यू में प्रेजेंट है। अभी हम देखेंगे क्या, इसके बाद फंक्शन देखेंगे इसका, ठीक है ना। तो मैं इसे इरेज कर दूं पूरा का पूरा। हम क्या देखेंगे, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शंस देखेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली हेडिंग डाल के लिख लोगे फंक्शंस, है ना। सो सबसे पहला फंक्शन इसका और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन लिखोगे, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग। ये देखो क्या करता है ना, हमारे जो स्किन्स होते हैं ना, स्किन के नीचे मसल्स हैं, तो ये स्किन को ना मसल से बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। अगर ये नहीं हो प्रेजेंट तो फिर हमारे ऐसे खींचोगे ना तो स्किन ऐसे बाहर आ जाएगा, लेकिन नहीं आ रहा है ना, देखो ये बाइंड करके रखे हुए। सो बेसिकली ये इसी का फंक्शन, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग स्किन टू द अंडरलेइंग पार्ट्स, यानी स्किन के नीचे जो कुछ भी पार्ट्स प्रेजेंट है उससे इसे बाइंड करके रखता है, ठीक है ना। चाहे बेसिकली तो वो मसल्स ही हैं, समझ सकते हो आप, ठीक है ना। इसके बाद लिख लोगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट प्रोवाइड डिफरेंट substances needed for रिपेयरिंग, ठीक है ना। देखो रिपेयरिंग किसका है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू। तो देखो कोई भी टिश्यू जैसे इंजरी हो गया, ठीक है ना, अगर इंजरी हो गया तो उसे रिपेयर करना है, ठीक है ना।
तो उसी रिपेयरिंग के लिए जो कुछ भी सब्सटेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसमें से बहुत सारे सब्सटेंस ये प्रोवाइड करता है तुम्हारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। आगे देखोगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प करेगा, ठीक है ना, टू फाइट अगेंस्ट क्या, इन्फेक्शंस ना, टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस या इन्फेक्शियस डिजीज जो होते हैं ना, उनसे बचने के लिए ये क्या करेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट ना मैं एक्चुअली डिटेल में समझाऊंगा आपको, पूरा ही डिटेल में समझाऊंगा जब मैं वाई डू वी फॉल इल पढ़ाऊंगा। आप ही के क्लास में पढ़ना है, इसके बाद डाइवर्सिटी, उसके बाद वाई डू वी फॉल इल पढ़ेंगे, वहां पे मैं एंटीबॉडी का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इतना समझ गया आप। अब देखो लोकेशन लिख लो, ठीक है ना। लोकेशन बेसिकली पहले लिखना चाहिए था, चलो कोई नहीं, अब लिख लो लोकेशन इसका, यानी ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। किसकी बात कर रहे हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अभी एडिपोज में नहीं आया, वैसे एडिपोज में ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, एडिपोज तो बस फैट को स्टोर करने वाले सेल्स होते हैं, मतलब टिश्यू होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लोकेशन है ना, देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो इनसाइड द ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होगा। दिस फॉर्म्स द पैकिंग मटेरियल। देखो यहीं पे समझना, अब एक बात बताता हूँ आपको। एपिथेलियल टिश्यू में मैंने बताया था आपको पैकेजिंग मटेरियल। देखो समझने की कोशिश करोगे, मैंने क्या बोला था, पैकेजिंग मटेरियल। नहीं, याद करो आप, ये कौन बना रहा था, एपिथेलियल बना रहा था। अब ये जो है ना तुम्हारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये फॉर्म कर रहा है पैकिंग मटेरियल। मतलब समझो, ये तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये पैकिंग मटेरियल क्या है भाई, तो पैकिंग मटेरियल बेसिकली हो गया ना जो पैक हो रहा है। जैसे देखो आप समझो एक गिफ्ट लेके जा रहे हो, ठीक है ना, किसी को गिफ्ट करना है, तो ऐसे तो नहीं दे दोगे, उसे पैक करवाओगे ना, आप रैप करवाओगे। तो जिससे रैपिंग करवा रहे हो ना उस गिफ्ट का, ताकि वो सुंदर लगे, देखने में डेकोरेटिव लगे, दैट इज द पैकेजिंग मटेरियल। और यहाँ पे वो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू ऊपर ऊपर प्रेजेंट होता है, पैकेजिंग करता है। और पैकिंग मटेरियल जिससे आप पैक करवा रहे हो, वो गिफ्ट, पर्टिकुलर गिफ्ट वो है। तो यहाँ पे ये पैकिंग मटेरियल का मतलब एक तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो इनसाइड डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होगा जहां पे ये पैकिंग मटेरियल का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, अराउंड, अराउंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, एक तो हमारे ब्लड वेसल्स के अराउंड होगा, कॉमा नर्व्स के अराउंड होगा, कॉमा मसल्स के अराउंड होगा, ठीक है ना। इससे इरेज कर देता हूँ। तो इन सब जगहों के अराउंड प्रेजेंट होगा, इतना समझ में आया। एक लास्ट लिख लो, सॉरी बिलो लिखो, यहाँ पे बिलो द स्किन, स्किन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होगा ये तुम्हारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वैसे भी याद रखो ना कि एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होता है, याद करो आप। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बेसिकली नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू ही तो होते हैं। मैंने ये आपको हिंट में बताया भी था पिछले लेक्चर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे एडिपोज। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरा ना। तो दूसरा हेडिंग डालोगे यहाँ पे, कौन सा है हमारा, तो एडिपोज टिश्यू है, नहीं बेसिकली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी बोलो तो चलेगा, ठीक है ना। या ये लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी है, ठीक है ना। तो नाम तो इधर उधर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली सारे नाम याद भी रखने हैं। बेसिकली आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अगर मैं एडिपोज टिश्यू भी लिख दूं तो आप ये नहीं कंफ्यूज जाओगे, सर आपने कनेक्टिव टिश्यू क्यों नहीं जोड़ा। भाई सब कुछ एडेड है, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी वो डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। तो इतना समझे आप। अब देखो एडिपोज टिश्यू में समझोगे, देखो हम वैसे ही तो पढ़ेंगे ना, यहाँ पे भी देखेंगे लिविंग सेल्स कौन से प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सबसे पहली बात। इसके बाद यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एडिपोसाइट,
यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसे एडिपोसाइट बोलते हैं। और इसका लोकेशन अगर देखो तो स्किन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है ये भी, ठीक है। और इसका जो मेन फंक्शन है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट एडिपोसाइट का, वो क्या है कि वो फैट के मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। यानी कि जो आप समझते हो ना मोटापा, चर्बी, चर्बी समझते हो ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, सो वो यहीं पे स्टोर होता है, इस एडिपोज टिश्यू में ही स्टोर होता है। क्लियर हुआ ना? सो लिख लोगे इसमें पॉइंट बना के, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, इट इज a type of connective tissue proper having jelly like and smooth matrix। नहीं, जेली लाइक और स्मूथ मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। द सेल विच इज present in adipose tissue is, कौन से सेल है भाई? तो एडिपोसाइट्स है ना, इसे मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, इज एडिपोसाइट, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या लिखो? इट इज फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के नीचे इसका एक अलग ही लेयर बन जाता है, ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू का, जिसे चर्बी भी बोलते हो आप शुद्ध हिंदी में। सो ये हो गया। आगे लिख लेना, इट इज ऑल्सो फाउंड अराउंड some internal organs and inside the bone marrow। bone marrow समझते हो? चलो नहीं समझते हो तो कोई नहीं, बोन में बता दूंगा। बेसिकली बोन मैरो, जैसे हमारे बॉडी में कुछ कुछ जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, जैसे फीमर बोन हो गया, ये हाथ के बोन्स हो गए, ये सब, तो इन सब में बोन के अंदर ना बेसिकली जो हॉलो स्पेस होता है वहां पे भी एक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो उसी को बेसिकली बोलते हैं बोन मैरो। सो ये समझ गया आप, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट्स मेन फंक्शन is to store the fat molecules and provide insulation to the body against हीट, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, बात क्या बोल रहा हूँ वो समझना। जैसे स्किन के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है हमारे एडिपोज टिश्यू का, अब एडिपोज टिश्यू का एक कंप्लीटली एक लेयर बन गया ना, तो वो हमारे बॉडी के इंटरनल हीट को बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि वो हीट के लिए क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। समझने की बात कोशिश करोगे, ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पे क्या हो गया है, वो एक इंसुलेटर बन चुका है, किसके लिए, हीट के लिए। तो ना ही बाहर से अंदर जाने देगा, ना ही अंदर से बाहर जाने देगा, ठीक है ना। तो वैसे भी देखो हमारे बॉडी में जो हीट मेंटेन होता है वो तो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो बॉडी के हीट को बाहर नहीं निकलने देगा, तभी तो हम लोग है ना वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड, पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो, कोई नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। वार्म ब्लडेड वो होते हैं ना बेसिकली जो अपने बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखे, भले ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज्यादा कम होता रहे, ठीक है। जैसे है ना 37.6 लगभग, तो वो टेम्परेचर हमारा मेंटेन्ड है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब गर्मी में या ठंडा में हमारा टेम्परेचर वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। सो वी आर वार्म ब्लडेड। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं ना जो कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो सर बुखार भी तो आता है हमें, तो वहाँ तो टेम्परेचर चेंज होता है, हो जाता है, तो वो सब बताऊंगा मैं जब मैं व्हाई डू वी फॉल इन पढ़ाऊंगा। तो ये समझ गए, हीट से बचाएगा। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है वो समझो। एक तो बेनिफिट आप समझ गए अपना नॉर्मल। दूसरा चीज समझो, दूसरा चीज क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि बिल्कुल ठंडे जगहों पे रहते हैं, पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे पोलर बियर।
समझते हो ना। तो पोलर बियर में देखो जो एडिपोज टिश्यू का जो लेयर होगा ना वो थोड़ा थिक होगा, आ रहा है समझ में। हमारे बॉडी में ऐसे पतला सा है और उसमें इतने थिक से प्रेजेंट होंगे, आ रहा है समझ में ना इतना। तो वो जब ज्यादा थिक है तो वो क्या करेगा, उसे और भी ज्यादा मतलब एक तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा, तभी तो वो वहां सरवाइव कर पा रहा है। अगर ये नहीं हो प्रेजेंट उसके बॉडी में तो वो पोलर बियर वहां पे भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है। आपको पता होगा पोलर रीजन के बारे में, आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझे। दूसरा देखो, ये एक कैमल होता है, कैमल का जो हम्फ होता है ना, वो जो पीठ के ऊपर नहीं रहता है ऐसे ऊपर से निकला हुआ, ठीक है। सो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एडिपोज टिश्यू। वेल्स के जो फ्लीपर्स होते हैं ना उसमें भी प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एडिपोज टिश्यू। और देखो एडिपोज टिश्यू एक फंक्शन तो ये समझ गए हीट का, दूसरा फंक्शन समझो, दूसरा क्या होता है ना कि फैट को स्टोर कर रहा है। और फैट एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फैट को जब तोड़ोगे ना तो वो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में ही टूटेगा, ठीक है। कैसे टूटता है, कब टूटता है, वो सब आगे क्लासेस में पढ़ोगे आप। बस मैं बोल रहा हूँ तो आप मान लो, ठीक है। सो फैट, अच्छा एक चीज फैट के बारे में आपको इतना तो पता है ना, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में आता है फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही। लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों में ज्यादा एनर्जी कौन देता है, सो द आंसर विल बी फैट, ऑब्वियसली फैट में ज्यादा एनर्जी है। सो फैट को स्टोर करके रख लेता है, जब इमरजेंसी पड़ता है ना, यानी जब खाना पीना नहीं मिल रहा है, देखते हो ऊँट को समझते हो, लंबे लंबे सफर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हो ना खाना पीना एक बार में ही स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो ऐसे, तो ये चीज समझे। तो वहां पे क्या होगा, इमरजेंसी में उस फैट को वो तोड़ तोड़ के और अपना बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है ना एनर्जी का, उसे फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इमरजेंसी में यूज करने के लिए, चलो ये समझ गए। मेन फंक्शन इज टू स्टोर द फैट मॉलिक्यूल्स एंड प्रोवाइड इंसुलेशन टू द बॉडी अगेंस्ट हीट, ठीक है ना। तो एक नोट बना के लिख लोगे उस पॉइंट को भी, ऐसे लिख लो, द एनिमल्स लिविंग इन polar regions have a thick layer of thick layer of uh, thick layer of adipose tissue, लिख लो simply, which prevent the heat the the heat of body, ऐसे लिख लो, which prevent the heat of body to escape, यानी बॉडी के हीट को बाहर निकलने से ये क्या करता है, रोकता है। देखो इसमें मैंने वो नहीं किया कि फंक्शन लोकेशन सब कुछ एक में ही बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये इसके लोकेशन हो गए, ये इसके फंक्शंस हो गए, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। सो बस इतना सही पढ़ना था, इसलिए मैंने इसमें क्लासिफिकेशन नहीं किया। तो आप इसे जल्दी से लिखो, मैं साइड होता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एडिपोज के बाद द लास्ट वन दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो मैं इसे इरेज कर दूं। अब देखेंगे हम लोग अपना लास्ट वन, आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नहीं यानी फाइब्रस टिश्यू। सो देखना यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो फाइब्रस टिश्यू में जो एक्चुअली सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। और यहाँ पे देखो अब पहले ही याद रखो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। सो इसमें बेसिकली क्या होगा ज्यादा, तो फाइबर्स होंगे ज्यादा, आ रहा है समझ में। तो इसमें भी बेसिकली व्हाइट कोलेजन और येलो इलास्टिन फाइबर हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। कहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है वो भी बताऊंगा, इसके भी तो टाइप्स होते हैं ना, आपने वो ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है, ठीक है। सो इसमें लिख लेना, पहला पॉइंट सेम ही जाएगा यहाँ पे भी, वही लिख लो, इट इज ऑल्सो a type of कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, है ना। लेकिन इसमें भी कौन है, तो डेंस वाला है, ठीक है ना, डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में ही बेसिकली आ रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर
हैविंग, हैविंग यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैविंग जेली लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे दो, चलो मैं उसे टाइप में लिखवा दूंगा, ठीक है ना, जो भी पॉइंट्स है ना वो टाइप में खुद से आ जाएगा, सिंपली इसका टाइप लिखो, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहला लिख लो, इसको क्या करते हैं ना टेबल बना देते हैं, यहीं पे चैप्टर यहीं पे इसे खत्म भी करते हैं। पहला लिख लो इधर लिगामेंट, और दूसरा इधर लिख लेना टेंडन, ठीक है ना। तो ये लिगामेंट और टेंडन दो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में, जो कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है। समझ में आ रहा ना इतना, तो ये यहाँ पे समझ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे ना, हम डिफरेंस लिखते चले जाएंगे और यहीं पे इसे खत्म कर देंगे। बेसिकली तुम्हारा जो क्वेश्चन भी आएगा ना अगर इधर से, तो सिर्फ और सिर्फ यही आएगा, डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन, या इसमें जो पॉइंट्स आएंगे ना उससे क्वेश्चंस बनते हैं, और कहीं से क्वेश्चंस बनता भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें लिखना सबसे पहला पॉइंट, इट इज a dense yellow fibrous कनेक्टिव टिश्यू। येलो फाइबर कौन होता है, इलास्टिन होता है बेसिकली, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिख लेना इट इज अ डेंस, डेंस तो ये भी होगा ना, लेकिन ये वाइट फाइबर होगा, वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये पॉइंट लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिख लेना इट हैज लिमिटेड strength and high elasticity, इलास्टिसिटी बोलो या फ्लेक्सिबिलिटी बोलो एक ही बात है, यहाँ पे इसे उल्टा करके लिख लोगे। इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये दो पॉइंट लिखा आपने, आगे लिख लेना इट बाइंड्स वन बोन, ऐसे लिख लो, इट बाइंड्स अ बोन विथ another bone, thereby allow movements at ज्वाइंट्स। जहाँ पे भी दो बोन जुड़ते हैं उसे ज्वाइंट बोलते हो ना, ज्वाइंट के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आपने 7-8 में पढ़ा होगा, ठीक है ना, फिक्स ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोटल ज्वाइंट पढ़े हो ना, ये सब हिंज ज्वाइंट। तो उन सब के जगहों पे जो दो बोन होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं बीच में तुम्हारे लिगामेंट्स, वो दोनों बोन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो मैं इसे लिखने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। सो वहां पे ये मूवमेंट को एक तरह से फैसिलिटेट करता है, हेल्प करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना इट बाइंड्स a skeletal muscle to bones, thereby allow movement in bone by contraction and expansion of मसल्स, ठीक है। देखो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, ये आपको पता है, कैसे होता है ना वो मैं बताऊंगा मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू अभी बाकी है ना हमारा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे समझो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करेंगे ना तभी हमारा बोन मूव करेगा। जैसे देखो एग्जांपल समझना, मुझे ये हाथ को ऐसे ऊपर करना है, ठीक है। सो ये जो मसल्स दिख रहे हैं तुम्हें बाइसेप्स और नीचे जो ट्राइसेप्स, तो ये दोनों जो मसल्स है बाइसेप्स एंड द लोअर वन इज ट्राइसेप्स, तो ये दोनों मसल्स क्या है तुम्हारे एंटागोनिस्टिक है,
एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा एक्सपैंड करेगा। ये जब एक्सपैंड करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो देखो ऊपर वाला मसल, ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स दिख रहा है, ये देखो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो बोन हमारा ऊपर आ रहा है समझ में, इस तरीके से। और जैसे ही ये रिलैक्स हो रहा है तो ये नीचे जा रहा है। सो बोन मूव नहीं कर रहा है, बेसिकली मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, जिसकी वजह से उससे जो बोन्स अटैच्ड है ना, उसमें मूवमेंट हो रहा है। तो कॉज तो कौन कर रहा है, बेसिकली मसल्स ही ना। लेकिन अब मसल्स भी क्यों मूव करता है, तो उसमें तुम्हारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, वो सब बताऊंगा आगे के टॉपिक में, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली देखो, मैं कुछ बात समझाने जा रहा था, तो देखना यहाँ पे मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बोन्स जो मूव कर रहा है, बोन्स में जो मूवमेंट हो रहा है, वो बेसिकली हमारे मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन की वजह से हो रहा है। और मसल्स को बोन से ज्वाइंट करने वाला कौन है हमारा, तो टेंडन, क्लियर है ना। और बोन को बोन से ज्वाइन करने वाला कौन है, मसल्स। एक चीज और समझ लेना यहीं पे, बस सिंपल सा चीज है, उसके बाद खत्म करते हैं हम लोग, बहुत हो गया आज। देखो जैसे एक बोन है, दूसरा बोन है, बीच में क्या है, एक लिगामेंट है जो कि बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, बोन जैसे ये मूव कर रहा है, ये ज्वाइंट है ना, तो ये मान लो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूव करने से इन दोनों के बोन के बीच में फ्रिक्शन भी तो लगेगा ना, और फ्रिक्शन लगते लगते ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, रब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना, रफ सरफेस बन जाएगा। सो ये इस प्रॉब्लम को भी बचाता है तुम्हारा लिगामेंट। लिगामेंट दो बोन के बीच में हो रहा है फ्रिक्शन को भी कम करता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, हाईली इलास्टिक है, ठीक है। तो इस पे अगर प्रेशर भी पड़ेगा ना, तो वो इलास्टिक है ना, थोड़ा बहुत फैल फैल वैल के एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगने देगा, या बहुत ही कम लगने देगा, ठीक है। जैसे देखते होगे आप, एज्ड पीपल जो होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको अक्सर घुटने का दर्द का शिकायत होता है। तो वो इसी कारण से होता है, क्या होता है ना, कि हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। और जब यूरिक एसिड बनता है तो वो ज्वाइंट के पास स्पेशली जाता है, और ये जो लिगामेंट्स वगैरह है ना, इन सबको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। तो फिर वहां पे फ्रिक्शन होने लगता है, और जैसे ही फ्रिक्शन होने लगता है तो फिर पेन तो होगा ना, ऑब्वियसली। चलो ठीक है, फिर यहीं पे खत्म करते हैं आज का क्लास, इसे जल्दी से नोट कर लोगे, ठीक है ना। और देखो, अगर आपको मतलब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे दोस्तों के साथ, जाकि ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। और अगर पहली बार आया हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओगे। और अगर सब्सक्राइब करते हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना हमारा, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे पोस्ट करता हूँ मैं, ठीक है ना। बहुत ही जल्द मैं इस चैप्टर को अब खत्म भी करूंगा, और फिर इसका एमसीक्यू सेशन लाऊंगा। और मैं सोच रहा हूँ आगे एनसीईआरटी का भी सेशन करवाऊँ, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी का जो सेशन और लाइव से ये एमसीक्यू सेशन होगा, वो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव करने की, ठीक है ना। अगर सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं तो आगे मैं लाइव भी करूंगा। चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर।